अगर 50 करोड़ रुपए कमा लेगी तो ये कंपनी उस टाइम पर मार्केट पे अगर 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर भी बिकेगी तो 500 करोड़ की कीमत लगेगी इस कंपनी की। अब स्पेकुलेटर सोचेगा कि भाई इस चौथे साल ने तो मेरी सारी प्रोजेक्शन बर्बाद कर दी। तो वैल्यू इन्वेस्टर कहेगा ये तो बड़ा सिंपल है यार, इसमें पैसे डालता हूं, 15% CAGR मुझे मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी ने अगर अच्छा कर दिया, कंपनी होती भी तो है कि वापस अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर आ जाए, तो मुझे सारी अपसाइड ही अपसाइड मिलेगी, डाउन साइड मेरी कुछ है नहीं, क्योंकि मैं पहले ही सिंगल डिजिट अर्निंग मल्टीपल पर खरीद रहा हूं। और स्पेक्यूलेटर जो होता है वो कंपनी के प्राइस डिपेंडेंट रहता है, वो कभी भी कंपनी डिपेंडेंट नहीं होता। एक वैल्यू इन्वेस्टर होता है वो बस स्टार्टिंग में एंट्री लेते हुए ही अपने आप को कंपनी के प्राइस से अटैच रखता है कि भाई कंपनी का प्राइस क्या है, ज्यादा महंगी तो नहीं है, वैल्यूएशन तो नहीं है। उसके बाद वैल्यू इन्वेस्टर कभी नहीं देखता और ये प्राइस कहां है कंपनी का, प्राइस नीचे तो नहीं, प्राइस ऊपर तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी इंडस्ट्री डिप्रेशन प्रूफ नहीं होती, बस ये इंडस्ट्रीज हमें बेची जाती हैं ये कह के कि ये डिप्रेशन प्रूफ हैं। तभी तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो 3 डिजिट अर्निंग मल्टीपल तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये डी मार्ट जैसे शेयर्स हैं, ये 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल और उससे ऊपर वाले भी हैं, 150, 200, 300 टाइम अर्निंग मल्टीपल पर भी चल रहे हैं शेयर। इन्वेस्टर्स क्यों पे कर रहे हैं इतना? क्योंकि उनको लगता है कि ये सारी इंडस्ट्रीज तो डिप्रेशन प्रूफ हैं। आइए देखते हैं इसमें कितना सच है। ये एग्जाम्पल आता है डायरेक्टली सिक्योरिटी एनालिसिस से। सिक्योरिटी एनालिसिस किताब लिखी थी बेंजामिन ग्राहम ने, फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग ने, 1940s में पब्लिश वर्जन है ये वाली, ठीक है। 1930s 35 के एक्सपीरियंस के बारे में लिखी थी। तो उसमें उन्होंने थ्योरीज बताई थी। उसमें एक आया था कि एडिसन कंपनीज थी, एडिसन के नाम पर बहुत कंपनीज उस टाइम पर चल रही थी। तो ये कंपनीज क्या थी, एज रिसेशन प्रूफ के तौर पर, जब ग्रेट डिप्रेशन से पहले 1929 से पहले जब मार्केट ऊपर जा रहे थे ना अमेरिका के डाउ जोन्स वगैरह, तो तब ये कंपनियां फ्लोट करी गई थी कि भाई रिसेशन प्रूफ रहेंगी, ये तो ग्रोथ बढ़ती रहेगी। क्योंकि ज़्यादातर एडिसन कंपनीज उसमें थी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और न्यूयॉर्क के आसपास। अब एज एन इन्वेस्टरों ने सोचा उस टाइम के कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ये कोई स्टील सेक्टर की तरह थोड़ी ना है जो साइकिल वाइज चलेगी, ये तो सीधा ऊपर ऊपर ही जाती रहेगी। इसीलिए इन्वेस्टर्स ने हाई प्रीमियम वैल्यूएशन देना शुरू कर दिया। तो लोग बाग जब ऐसा टाइम आता है ना कि भाई पूरी प्रॉस्परस कंपनी होती है, रिसेशन प्रूफ कंपनी, तो प्रॉस्पेरिटी अर्निंग्स में चले जाते हैं कि भाई कंपनी प्रॉस्परस रहेगी, अगले 10 साल में अर्निंग क्या पता कहां से कहां जाए, तो उसके हिसाब से पैसा देने लग जाते हैं। तो बेंजामिन ग्राहम बताते हैं जब 1935 की साइकिल चली ना, जब मार्केट पूरे डिप्रेशन में और नीचे ही रहा, लगभग 10 साल तक नीचे रहा था, 1938 तक, जब तक वर्ल्ड वॉर 2 शुरू नहीं हुआ था। तो बेंजामिन ग्राहम बताते हैं उन इन्वेस्टरों ने ज्यादा लॉसेस करे जो इसमें थे, जो ये प्रॉस्परस सेक्टर्स में थे, कि जो भाई डिप्रेशन प्रूफ सेक्टर में थे, एडिसन कंपनी वालों ने, क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी अर्निंग्स के पैसे दे चुके थे पहले ही। उसके बाद ऐसा बताते हैं एडिसन कंपनीज अच्छी थी, उन्होंने, जैसे स्टील सेक्टर था, स्टील सेक्टर तो 1929 के डिप्रेशन के बाद पूरा डूब चुका था, पर एडिसन कंपनीज के प्रॉफिट माइन्यूट लेवल पर कम हुए। अब ये माइन्यूट लेवल पर प्रॉफिट्स कम हुए, इसका गलत असर इसके स्टॉक पर कैसे पड़ा? आइए देखते हैं, एक कैलकुलेशन करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि कैसे जो आप प्रॉस्पेरिटी अर्निंग देते हैं ना, इतनी ज्यादा अर्निंग मल्टीपल पे करते हैं पहले ही, और कंपनी अगर हल्का सा भी उससे ऊपर नीचे हो जाए, 1 साल भी अगर ऊपर नीचे हो जाए ना कंपनी का, तो सारी प्रॉस्पेरिटी अर्निंग्स चली जाती हैं, सारे सपनों के बबल फूट जाते हैं। स्पेक्यूलेटर्स जो होते हैं वो जब प्रॉस्पेरिटी अर्निंग का डिजाइन करने आते हैं ना, कैश फ्लो निकालने आते हैं पेन और पेपर लेके कि कंपनी आज इस साल इतना कमा रही है, आगे जाके इतना कमाएगी, ठीक है। जैसे ही वो प्रॉस्पेरिटी अर्निंग निकालने आते हैं, वैसे ही उनको दिखता है कि भाई कंपनी तो ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी। अब उन्होंने ये फैक्टर इन थोड़ी ना करा होता है कि भाई 1 क्वार्टर कंपनी का बेकार भी आ जाएगा,
या एक साल की अर्निंग कंपनी की डिप्रेस भी हो सकती हैं? नहीं। पर जैसे ही वो एक साल की अर्निंग डिप्रेस होती है तो देखना इनके जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, जो फ्यूचर कैश फ्लो के एस्टीमेट लगा रखे हैं स्पेकुलेटर्स ने, ये सारे धड़ाम से गिर जाते हैं। ये प्रॉस्पेरिटी अर्निंग्स की श्रिंकेज थोड़ी ना इन्होंने कैलकुलेट करी होती है। और जैसे ही ये हेफ्टी प्रीमियम डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं ना, तो ये शेयर्स, सेम कंपनी के, अच्छी कंपनीज के शेयर फेंक के चले जाते हैं लोग, और वो भी 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल तक पहुंच जाते हैं शेयर। कहां? इन्हीं लोगों ने उसको खरीदा होता है 50 to 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर, और यही लोग बेच के जाते हैं ये 10 टाइम्स, 5 टाइम अर्निंग मल्टीपल पर, एकदम सिंगल डिजिट अर्निंग मल्टीपल पर भी छोड़ के चले जाते हैं। वो तभी तो आते हैं वैल्यू इन्वेस्टर, सब चीज बटोरने के लिए। अब हम कैलकुलेशन में देखते हैं कि क्या होता है उन कंपनीज के साथ जिनकी आप रिसेशन प्रूफ सोच के हाई वैल्यूएशन पे करते हैं। हम तो भाई एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हम तो बड़े ही नेगेटिव लोग कहलाते हैं कि भाई तुम तो नेगेटिव ही देखते हो। पर देखते हैं जब नेगेटिविटी आती है मार्केट में, अर्निंग्स थोड़ी डाउन होती है, तब क्या असर पड़ता है। अब देखते हैं स्पेक्यूलेटर्स ने क्या देखा होता है जब वो किसी कंपनी का हाई अर्निंग मल्टीपल पे करते हैं। लेट्स अज्यूम कंपनी ने पहले साल का प्रॉफिट कमाया है 1 करोड़ रुपया, ठीक है। सेकेंड ईयर आया, कंपनी ने कमाया 2 करोड़ रुपए। अब क्या है, स्पेक्यूलेटर क्या सस्पेक्ट करेगा, अरे यार फ्यूचर में तो डबल ग्रोथ हो रही है, मुझे तो लगता है अगले 5 साल तक तो ये डबल कमाता रहेगा, उसके बाद डिस्काउंट रेट से ऐड कर देंगे। अब स्पेक्यूलेटर कहेगा ठीक है, अगले 10 साल का अपने मैजिक बॉल निकालता हूं मैं, अगले 10 साल का क्राइटेरिया देखते हैं कि अगले 10 साल में कितनी कमाई होगी हमारी कंपनी की। अब स्पेक्यूलेटर देखेगा कि पहले साल में कमाया कंपनी ने 2 करोड़ रुपए, ठीक है, 0 साल से शुरू करा, पहले साल में कमाया 2 करोड़, दूसरे साल में कमाएगी 4 करोड़, तीसरे साल में कमाएगी 8 करोड़, क्योंकि डबल होता जाएगा। पहले 5 साल तो ये डबल पूरा चलेगा। स्पेक्यूलेटर क्या है, बबल बना रहा है अपने दिमाग में। और चौथे साल में कमाएगी 16 करोड़, पांचवें साल में कमाएगी 32 करोड़, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई इसके बाद रेस्ट ऑफ द 5 ईयर्स में कंपनी बढ़ेगी, सिर्फ 8 से 10% की ग्रोथ दिखाएगी, ठीक है। तो 32 करोड़ रुपए तक बढ़ चुकी थी 5 साल में, छठे साल में बढ़ेगी 32 + 3 35 करोड़, सातवें साल में 35 + 3 38 करोड़, आठवें साल में 38 + 3 41 करोड़, उसके बाद 9वें साल में 41 + 4 45 करोड़, और 10वें साल में कहते हैं 5 करोड़ रुपए कमाएगी, ठीक है। पहले 5 साल तो उसने लगाया, स्पेकुलेट करा कि डबल होता जाएगा, और लास्ट के 5 साल लगाया उसने, क्योंकि 10 साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दिया ना उसने इतना लंबा, तो उसके बाद के 5 साल का लगाया 10% की ग्रोथ। अब कंपनी का उसने हिसाब लगाया अपने ही दिमाग में कि भाई 10 साल बाद जाकर मेरी कंपनी कमा लेगी 50 करोड़ रुपए। अगर 50 करोड़ रुपए कमा लेगी तो ये कंपनी उस टाइम पर मार्केट पे अगर 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर भी बिकेगी तो 500 करोड़ की कीमत लगेगी इस कंपनी की। 500 करोड़ रुपया तो बहुत होता है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं फिलहाल कंपनी कितने रुपए की बिक रही है। फिलहाल कंपनी ने ईयर 0 में कमाए हैं 1 करोड़ रुपए, ठीक है। फिलहाल वो देखता है यार कंपनी तो अभी 50 करोड़ रुपए की बिक रही है, ठीक है। 50 करोड़ रुपए का मतलब 50 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पे मिल रही है कंपनी। अब वो देखेगा यार अभी 50 करोड़ रुपए पे बिक रही है, 10 साल बाद ये 50 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी, नेट प्रॉफिट होगा इसका 50 करोड़ का। तो 10 साल बाद जाके इसकी कीमत लगेगी 500 करोड़ रुपए। क्या मैं इसकी कीमत अभी पे कर सकता हूं 50 करोड़ रुपए? कहेगा ऑब्वियसली भाई 10 गुना रिटर्न मिलेगा अगले 10 साल बाद। अब आपको देखना है क्या आप तैयार हैं 50 करोड़ रुपए आज पे करने के लिए, कि कंपनी अगले 10 साल में आपने जो बबल बनाया अपने दिमाग में उसमें कमा के देगी 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए की कीमत हो जाएगी। अब स्पेक्यूलेटर ने धरती पर रहना छोड़ दिया। स्पेक्यूलेटर सोच रहा है 10 साल बाद क्या कीमत होगी कंपनी की।
स्पेक्यूलेटर सोचेगा यार 10 साल बाद जब 500 करोड़ रुपए भी कीमत होगी कंपनी की, तो अगर मैं आज के टाइम पर ईयर जीरो या ईयर 1 पर मैं इस कंपनी के 50 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए भी दूं, तब भी मेरा पैसा 5 गुना हो जाएगा 10 साल बाद। ये तो मेरे लिए बहुत है, तो मुझे क्या दिक्कत है इतना पैसा देने की? वो सही में सोचेगा। अब हम एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, हम तो बड़े नेगेटिव लोग कहलाते हैं। अब हम देखते हैं ये जो इतना बबल गुब्बारा फुला रखा है स्पेकुलेटर ने अपने ही दिमाग में, जिसकी वजह से उसने कंपनी के इतने हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो में कंपनी खरीदी है, इतने हाई वैल्यूएशंस पे करे हैं। अगर ये गुब्बारा फूटता है तब क्या असर होगा? अब मान लेते हैं स्टार्टिंग तो कंपनी की अच्छी हुई। ईयर 0 में कंपनी ने कमाए थे 1 करोड़, ईयर 1 में कमाए थे 2 करोड़, ईयर 2 में कमाए थे 4 करोड़, क्योंकि डबल डबल हो रहा था। स्पेकुलेटर भी खुश था कि भाई मेरे हिसाब से चल रही है कंपनी, तो अब तो जो मैंने सोचा था वही होगा। ठीक है, अब ईयर 3 आता है। ईयर 3 में कंपनी तो क्या है, कंपनी तो लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। उसमें कुछ असर हो जाता है, या फिर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से कंपनी का क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट गिर जाता है। नेट प्रॉफिट गिरने का मतलब पहले था 4 करोड़, अब वो बढ़ने की बजाय 8 करोड़ जो एक्सपेक्टेड था ना, उसकी बजाय कंपनी का नेट प्रॉफिट रह जाता है 2 करोड़ रुपए। अब स्पेकुलेटर के साथ क्या होगा? अब तो ये गुब्बारा ऐसा फूटेगा कि इसकी आवाज बंबई से शुरू होके पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी, क्योंकि ईयर 3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट में ही थी कंपनी। अभी भी कोई ये नहीं कह सकता नेट लॉस में आ गई। पिछले ईयर 2 में कमाए थे 4 करोड़, ईयर 3 में कमाए 2 करोड़ रुपए। अब स्पेकुलेटर सोचेगा यार ये तो 50% का ड्रॉप हो गया, अब चौथे साल में ये और 50% का ड्रॉप ना हो जाए, 2 से 1 करोड़ रुपए ही कमाई रह जाए। उसके तो फ्यूचर कैश फ्लो सारे चले गए। फ्यूचर जो उसने सोचा था 50 करोड़ रुपए कमाएगी 10वें साल में जाके, उसके बाद कंपनी की कीमत 500 करोड़ रुपए लगेगी, वो सारा गुब्बारा फूट गया। अब ऐसा टाइम आता है, यही स्पेक्यूलेटर इतना नेगेटिव हो जाएगा इस कंपनी के खिलाफ, ये कहेगा ईयर 3 में इसको कमाने थे 8 करोड़, इसने कमाए 2 करोड़ ही। मेरे तो हिसाब से ईयर 4 में भी इसकी कमाई 2 करोड़ ही होगी। उसके बाद ये डिस्काउंट रेट के हिसाब से बढ़ जाएगी, मुझे लगता है 10% करके भी बढ़ेगी, तो वैसे बढ़ती रहेगी। तो अब स्पेकुलेटर ही हिसाब लगाएगा कि ईयर 3 में कमाए इसने 2 करोड़, ईयर 4 में भी कमाएगी 2 करोड़ ही अगर ये अपना लेवल मेंटेन कर ले। ईयर 5 में बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा इसका 10%। हम मान लेते हैं 2 करोड़ का 10% बढ़ाने की बजाय हम 50 लाख बढ़ा देते हैं, 20-25% की ग्रोथ दिखा देते हैं। ठीक है, अगले 6 साल मतलब ईयर 5 में बढ़ेगी 2 करोड़ 50 लाख रुपए, ईयर 6 में बढ़ेगी 3 करोड़। ठीक है, अगले 6 साल का एस्टीमेट लगाया स्पेकुलेटर ने ही कि 50-50 लाख रुपए नेट प्रॉफिट के बढ़ाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो एंड ऑफ द डे जाकर ईयर 6 में आएगी 3 करोड़ पर नेट प्रॉफिट आएगा, ईयर 7 पे आएगा 3.5 करोड़, ईयर 8 पे आएगा 4 करोड़, ईयर 9 पे आएगा 4.5 करोड़, ईयर 10 पर आएगा 5 करोड़। तो इस कंपनी की 10 साल के बाद इसकी कंपनी की कमाई होगी 5 करोड़ रुपए की। इस 5 करोड़ रुपए की कमाई पर अगर कंपनी 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर भी बिक्री होगी ना मार्केट में, तो कंपनी की कीमत लगेगी 50 करोड़ रुपए की। अब स्पेकुलेटर सोचेगा कि भाई इस चौथे साल ने तो मेरी सारी प्रोजेक्शन बर्बाद कर दी। अब जिस स्पेकुलेटर ने ईयर 0 और ईयर 1 के बीच में कंपनी को बाय करने के लिए पे कर रखे हैं 50 करोड़ रुपए, आप ये सोचिए उसके साथ क्या बीत रही होगी। क्योंकि ईयर 3 की कैलकुलेशन के बाद सीधा आ गया कि कंपनी एंड ऑफ 10 ईयर्स कमा के देगी सिर्फ 5 करोड़ रुपए। एंड ऑफ 10 ईयर्स कंपनी की कीमत पड़ेगी 50 करोड़ रुपए की मैक्सिमम। स्पेकुलेटर का तो अब बबल फूट गया, सारे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स ये बता रहे हैं
कि भाई तूने सोचा था 500 करोड़ रुपए कीमत होगी, पर इसकी तो एंड ऑफ 10 ईयर्स 50 करोड़ रुपए ही कीमत होगी। स्पेक्यूलेटर दे के बैठा है 50 करोड़ रुपए, ईयर 0 ईयर 1 में 3 साल उसके होल्ड करे हुए हो गए। स्पेक्यूलेटर सोचेगा जितना पैसा बनता है मेरा निकाल देता हूं इससे, जाने दो इस कंपनी को जहां जा रही है, मुझे कोई की परवाह नहीं। अब तो मुझे जितना पैसा निकाल सकूं निकाल लेता हूं। अब स्पेक्यूलेटर अपना सारा माल बेच देगा मार्केट में आके। अब जब ये माल मार्केट में बिकेगा तब ये कंपनी 50 करोड़ रुपए तो वैल्यूएशन थी पहले, ये गिरते गिरते 40 करोड़, 30 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़ से भी नीचे आ जाएगी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अब कंपनी की वैल्यूएशन आ गई 20 करोड़ से नीचे, क्योंकि स्पेकुलेटर ने तो इतना माल बटोर रखा था 50 करोड़ रुपए देके, उसने सारा बेच दिया, घाटा ले लिया उसने अभी, क्योंकि उसको पता है कि अगले 10 साल में तो उसको होने से रहा मुनाफा, उतना ही पैसा मिलेगा उसको, अभी मैं निकाल लेता हूं। अब आता है हमारे जैसा वैल्यू इन्वेस्टर। वैल्यू इन्वेस्टर देखेगा यार ये कंपनी है, ये अभी फिलहाल कमा रही है, वैल्यू इन्वेस्टर तो आज में जी रहा है, ये देखेगा यार ये कंपनी अभी फिलहाल कमा रही है 2 करोड़ रुपए, जो ईयर 4 में देखा वैल्यू इन्वेस्टर ने, और इस कंपनी की कीमत है 20 करोड़ रुपए की, क्योंकि स्पेकुलेटर तो बेच चुका है ना सारे का सारा माल, बेच के उसने इतना डिप्रेस कर दिया प्राइसेस को 20 करोड़ रुपए की। अब वैल्यू इन्वेस्टर वेट करेगा, ठीक है 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर मिल रही है कंपनी, अच्छी बात है। वैल्यू इन्वेस्टर देखेगा ईयर 5 आया, यार कंपनी तो वापस ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया कंपनी ने, अभी कंपनी पहुंच गई, अभी कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया ईयर 5 में 2.5 करोड़ रुपए का। अब वैल्यू इन्वेस्टर देखेगा यार कुछ तो लग रहा है, कुछ तो बात है इस कंपनी में, क्या पता ये वापस उतनी ही ग्रोथ दिखा दे, या अगर ग्रोथ ना भी दिखाए, वो देखेगा ईयर 10 तक इस कंपनी का मॉडल बता रहा है कि ये 5 करोड़ रुपए कमा लेगी, और 5 करोड़ रुपए कमा लेगी तो वैल्यू इन्वेस्टर भी सोचेगा कि मार्केट में इसकी कीमत 50 करोड़ के आसपास लगेगी। अभी कितनी की बिक रही है? अभी बिक रही है वो 20 करोड़ रुपए की, क्योंकि क्या है जब इतने पिट के आते हैं ना शेयर होल्डर्स ऊपर से नीचे फेंक के, तो अगले 1-2 साल प्राइसेस डिप्रेस ही रहते हैं, क्योंकि उनको तो स्पेकुलेटर्स ने इतना तोड़ा होता है, तो नया इन्वेस्टर घुसने में संकोच करता है। तो वैल्यू इन्वेस्टर तो ऐसे संकोच बिल्कुल नहीं मानता। वैल्यू इन्वेस्टर ने देखा यार 2.5 करोड़ रुपए कमा लिए इसने ईयर 5 में, अगले 5 साल में इस कंपनी की कीमत होने वाली है 50 करोड़ के आसपास, अभी मिल रही है वैल्यू इन्वेस्टर को ये 20 करोड़ रुपए की। तो वैल्यू इन्वेस्टर देखेगा यार हिसाब तो ठीक लग रहा है, डिविडेंड भी कुछ दे ही रही है कंपनी, और कंपनी सेक्टर भी अच्छा है। वैल्यू इन्वेस्टर ये तो रिसर्च करेगा ही, अगले पिछले 1-2 साल से रिसर्च कर रहा है कि भाई डेट लेवल्स कितने हैं, बैलेंस शीट कैसी है कंपनी की मैनेजमेंट चोर तो नहीं है। अब जैसे ही वैल्यू इन्वेस्टर ने देखा कि भाई ये कंपनी अगले 5 साल में 50 करोड़ के आसपास होगी, अभी मिल रही है 20 करोड़ की, दैट मीन्स ही विल गेट अ CAGR ऑफ 15% प्लस। तो वैल्यू इन्वेस्टर कहेगा ये तो बड़ा सिंपल है यार, इसमें पैसे डालता हूं 15% CAGR मुझे मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी ने अगर अच्छा कर दिया, कंपनी होती भी तो है कि वापस अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर आ जाए, तो मुझे सारी अपसाइड ही अपसाइड मिलेगी, डाउनसाइड मेरी कुछ है नहीं, क्योंकि मैं पहले ही सिंगल डिजिट अर्निंग मल्टीपल पर खरीद रहा हूं। ईयर 5 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया 2.5 करोड़ का, कंपनी बिक रही है मार्केट में 20 करोड़ की, दैट मीन्स 8 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरी मिल रही है वैल्यू इन्वेस्टर को, रिस्क उसको दिख नहीं रहा कंपनी में कुछ, बैलेंस शीट सब चेक कर चुका है वो। अब वो सिर्फ 15% CAGR कमाने के लिए इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि उसको पता है उसका 15% CAGR कहीं नहीं गया। स्पेक्यूलेटर तो अपना 50% लॉस करके बैठा है स्टॉक में, 50 क्या 75-80% लॉस करके बैठा है स्टॉक में, पर वैल्यू इन्वेस्टर आएगा, वो क्योंकि वो नए सिरे से देख रहा है, वैल्यू इन्वेस्टर आएगा, वैल्यू इन्वेस्टर बटोरने लग जाएगा, खूब सारे स्टॉक खरीद लेगा। अब क्या होता है, कंपनीज कभी भी ऐसे नहीं बढ़ती कि क्या है
एकदम धीरे 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 हर साल 20% बढ़ती रहेगी। कंपनीज की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऐसी होती है, कभी कभी तो आउट हो रही है वो अगले 4 साल 0-0-0 पर, और 5वें साल पर कंपनी मार देती है 250 रन, तो एवरेज बन जाता है 5 साल का 50 रन पर ईयर का। ठीक है, तो कंपनी ज्यादातर ऐसे, इसको कहते हैं, कौन सी ग्रोथ कहते हैं, इसको सिमेट्रिकल ग्रोथ नहीं, इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल ग्रोथ, कि पता नहीं होता कहां से ग्रोथ आ जाए। ठीक है, अगर कंपनी की जो नॉर्मल ग्रोथ, नॉमिनल ग्रोथ चलती रहेगी तो कंपनी की कीमत हो जाएगी 50 करोड़। अगर कंपनी वापस उसी पाथ पर आ गई और कंपनी ने 10वें साल में दिखा दिया कि 50 करोड़ कमा लिए 10वें साल में, तो भाई जो स्पेकुलेटर था वो तो सर पे हाथ रख के बैठेगा, ए भगवान मैं होल्ड ही करके रखता। और वैल्यू इन्वेस्टर की तो चांदी की चांदी हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर ने तो ये सोचा ही नहीं था। वैल्यू इन्वेस्टर तो 50 करोड़ बनाने के लिए बैठा था। वैल्यू इन्वेस्टर को लगेगा अरे ये तो 500 करोड़ तक पहुंच जाएगी। वैल्यू इन्वेस्टर ऐसे चांदी बनाते हैं। इन दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि वैल्यू इन्वेस्टर कभी भी पे अप नहीं करता। वैल्यू इन्वेस्टर हमेशा अपने लेवल पर ही आने का वेट करता है कंपनी का, उसके बाद कंपनी पर अटैक करता है। जो ये डिस्काउंटिंग मॉडल्स बनाए जाते हैं ना, ये बनाए जाते हैं अम्पटीन्थ लेवल तक। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया सिर्फ 10 साल का डिस्काउंटिंग मॉडल। डिस्काउंटिंग मॉडल्स तो बनाए जाते हैं अगले 100 साल तक कंपनी कितना कमाएगी। ठीक है, अगले 100 साल का भी एस्टिमेट लगा के बैठे हैं लोग बाग, तभी तो इतने इतने हाई अर्निंग मल्टीपल पे करते हैं कंपनीज के बारे में। डिस्काउंटिंग मॉडल बनाए जाते हैं इडियट्स को सामान बेचने के लिए, कि इडियट्स को किसी तरह सामान हम बेच सकें 3 डिजिट अर्निंग मल्टीपल पर। अगर आप किसी कंपनी में एंट्री लेते हुए प्रीमियम वैल्यूएशन पे करते हैं ना, देन यू आर नो लॉन्गर एन इन्वेस्टर। आप स्पेक्यूलेटर हैं जो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं उसके प्रीमियम के ऊपर, कंपनी के प्राइस के ऊपर स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं आप। और स्पेक्यूलेटर जो होता है वो कंपनी के प्राइस डिपेंडेंट रहता है, वो कभी भी कंपनी डिपेंडेंट नहीं होता कि कंपनी अच्छा करे। वो कंपनी को फॉलो नहीं कर पाता, कितनी भी कोशिश कर ले। वो हमेशा प्राइस को या कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करता है कि ग्रोथ प्रोजेक्शन कितने हैं, ग्रोथ प्रोजेक्शन बढ़े कि घटे। ठीक है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, और मैनेजमेंट को ये कॉन कॉल्स में डांटते हैं ना, जो इन्वेस्टर्स जो डांटते हैं कि आप क्या है, आपने कहा था 25% ग्रोथ करोगे, आपने 20% ही ग्रोथ दिखाई। तो आप वो स्पेकुलेटर बन जाते हैं जो उससे भी परेशान हो जाते हैं कि कंपनी अपनी प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों खो रही है, भले ही कंपनी आपकी अच्छा कर रही हो। और जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, जब आप हेफ्टी प्रीमियम नहीं देते किसी कंपनी का, तब आप कंपनी पर काम करते हैं। अरे मेरी कंपनी मेरी कंपनी ने 20% ग्रो किया इस साल, अरे बहुत है जी। 20% ग्रोथ कोई आसान बात है इतनी मुश्किल मार्केट में। ठीक है, तब आप खुश होते हैं 20% ग्रोथ से। पर अगर आपने स्पेक्यूलेशन करी होगी तो मैनेजमेंट ने बताया था 35% ग्रोथ, मैनेजमेंट ग्रो कर पाई 30% ही, आप डांटेंगे, आप गुस्सा करेंगे मैनेजमेंट के ऊपर। ये क्या बात हुई, 30% ग्रोथ का क्या मतलब है? अरे भाई साहब 30% ग्रोथ हो रही है किसी कंपनी में, वो बहुत होता है। पर नहीं, आप संतुष्ट नहीं रहते क्योंकि आपने प्रीमियम ही इतना हेफ्टी पे कर रखा है। अब आपको सोचना है, आपको अपना दिमाग किसी प्राइस पर अटैच करके रखना है या कंपनी के ऊपर। आपको पूरी जिंदगी चार्ट और पी देखना है कि भाई मेरा पी तो 100 पी पे करा था मैंने, अब तो पी 50 ही रह गया, कंपनी ने तो सारी अपनी प्रीमियम वैल्यूएशन खो दी। या फिर आपको ये नोटिस करना है, अच्छा भाई कंपनी आगे क्या कर रही है, कंपनी ने फैक्ट्री सेटअप करी, अब कंपनी कहां पर जाने की सोच रही है। क्या हमारी कंपनी साउथ अफ्रीका में जाने की सोच रही है, साउथ अफ्रीका में प्लांट सेटअप करा है। अच्छा साउथ अमेरिका में खोल रही है मार्केट, अच्छा साउथ अमेरिका का मार्केट कैप्चर करने जा रही है, यार ये तो कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर आप कंपनी के साथ ग्रो करना चाहते हैं या कंपनी के प्रीमियम वैल्यूएशन प्राइस के साथ।
एक वैल्यू इन्वेस्टर होता है वो बस स्टार्टिंग में एंट्री लेते हुए ही अपने आप को कंपनी के प्राइस से अटैच रखता है कि भाई कंपनी का प्राइस क्या है, ज़्यादा महंगी तो नहीं है, वैल्यूएशन तो नहीं है। उसके बाद वैल्यू इन्वेस्टर कभी नहीं देखता और ये प्राइस कहाँ है कंपनी का, प्राइस नीचे तो नहीं, प्राइस ऊपर तो नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक बार देखता है। और एक स्पेक्यूलेटर जो होता है वो स्टार्टिंग में तो देखता है अरे कंपनी ने 35% ग्रोथ दिखाई, 40% ग्रोथ दिखाई, ठीक है, स्टार्टिंग में तो वो ऐसे देखता है। उसके बाद वो पूरी जिंदगी स्पेक्यूलेटर सिर्फ इसी में अटका रह जाता है, यार प्राइस कितना है, चार्ट तो ये दिखा रहा है, चार्ट ने तो ऊपर का मूवमेंट दिखाया था अब नीचे हो रहा है, अरे मेरी कंपनी का तो 100 पीई पे था अब तो 50 पीई रह गया। ठीक है, आपको देखना है आपको कौन सी दिशा पकड़नी है, प्राइस को एक बार देखो या प्राइस को हर बार देखो। अगर आपको जानना है कि वैल्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में आकर कैसे रिसर्च करते हैं और कैसे इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी चेयर एनालॉजी वाली वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।